हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका फ्लोटेशन, जो आपके फिजिक्स पार्ट से लिया गया है। फ्लोटेशन में आपको पढ़ना है थ्रस्ट, प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी एंड योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड व्हाट इज बुओयेंसी। ये टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, इनके कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको क्लियर होने चाहिए ताकि इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए उनको आप सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल पार्ट रिलेटेड टू योर thrust, pressure, buoyancy, Archimedes principle, and what is relative density that we are going to discuss here. So let's start with thrust. What is thrust? तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो याद रखनी है कि थ्रस्ट फोर्स ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वही क्या है, थ्रस्ट है। लेकिन कहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, अगर कोई फोर्स 90 डिग्री पर लगती है, इफ अ फोर्स एक्ट्स एट 90 डिग्री ऑन अ सरफेस देन वी कॉल इट एज थ्रस्ट। इसीलिए एक्चुअली जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो थ्रस्ट की तो आपको डेफिनेशन मिलती है थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। दैट इज द डेफिनेशन दैट यू आर गेटिंग फॉर थ्रस्ट। थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। सो नॉर्मली वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल, टेंजेंशियल, और आपका टेंजेंशियल वर्ड आता है, और आपका परपेंडिकुलर। ये सारे वर्ड डिनोट करते हैं आपके एक पर्टिकुलर एंगल को, जिसको कहते हैं 90 डिग्री। A force acting tangentially on a surface, a force acting perpendicular to a surface, a force acting normally on a surface। तो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, आपका 90 डिग्री पर ही होता है। इसका मतलब हर फोर्स थ्रस्ट नहीं हो सकती, लेकिन हर थ्रस्ट अपने में क्या है, एक फोर्स है। हर थ्रस्ट अपने में एक फोर्स है, लेकिन हर फोर्स थ्रस्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी फोर्स को थ्रस्ट होने के लिए कितने पे एक्ट करना पड़ेगा, 90 डिग्री पर, तब आप उसको क्या कह देते हो, थ्रस्ट। Otherwise that is just simply a force. Okay, I hope it is clear. Thrust वो फोर्स है जो 90 डिग्री पर किसी सरफेस पर एक्ट करती है, जहाँ पर आपको नॉर्मली वर्ड्स मिलते हैं, नॉर्मली, टेंजेंशियली या परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास प्रेशर क्या है। तो प्रेशर के लिए सबसे ईजी होगा अगर आप इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यूनिट याद रखनी है। यूनिट क्या होगी, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि थ्रस्ट क्या एक तरह की फोर्स है। फोर्स है तो यूनिट वही होगी जो फोर्स की होती है, यानी न्यूटन अपॉन एरिया। आपको पता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, या मीटर स्क्वायर में होगा या डेसीमीटर स्क्वायर में होगा। तो न्यूटन के साथ हम किसके में ले लेते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो इससे क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसको हम कह देते हैं आपका पास्कल। अगेन आपको याद रखना है कि पास्कल को किस फॉर्म में लिखा जाता है, पास्कल को लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो सकता है आपको दे दिया जाए दैट पास्कल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पहचानना है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आपको कंफ्यूज करने को दे सकते हैं न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, या न्यूटन की मीटर की पावर आपको दे देंगे -3 क्यूब में दे देंगे। क्लियर? और एक ऑप्शन आपको दे देंगे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। क्लियर? तो आपको क्या करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे आपको टिक करना है। तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, और यूनिट का ध्यान रखना बहुत ईजी अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है। तो थ्रस्ट की यूनिट वही होगी जो फोर्स की यूनिट होगी, यानी न्यूटन। प्रेशर की यूनिट जो होगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप कहते हो पास्कल, एंड इट वाज नेम्ड ऑन द साइंटिस्ट, ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल। क्लियर? तो प्रेशर और थ्रस्ट आपका नॉर्मल से वर्ड है, कॉन्सेप्चुअली ये क्या है, प्रेशर है द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ सरफेस, या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कह देते हैं आप इसको। देखो अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाते हो तो लिखा जाता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो जहाँ पर वर्ड आ जाता है, वहाँ पर डिवीजन ही होता है। तो थ्रस्ट डिवाइडेड एरिया, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर आपको डेफिनेशन भी आ रहा है तो भी आप उसका फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मतलब पर का मतलब डिवाइड, थ्रस्ट अपॉन एरिया, और वहाँ से आप उसकी यूनिट को भी डिराइव कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि फोर्स क्या होती है, अगर टेंजेंशियली लग जाती है आप उसको थ्रस्ट कह देते हो, यूनिट है आपकी न्यूटन, सेम एज यूनिट ऑफ फोर्स। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। हमने क्या करा, इसकी यूनिट को डिराइव करा जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप कह देते हो पास्कल। ठीक है? तो ये था आपका थ्रस्ट और प्रेशर का नॉर्मल सा इंट्रो जो आपको आना ही चाहिए। फिर आपके पास आ जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जानने से पहले हम जानेंगे बुओयेंसी क्या है, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बुओयेंसी वर्ड का यूज होता है। तो पहले बुओयेंसी को पढ़ लेते हैं, बुओयेंसी होती क्या है। देखिए
बॉयल्सी आप एक्चुअली जब आप छोटे थे तब आप क्या करते थे, जैसे आप पानी से खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती पानी में किसी मग वगैरह को इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपने अक्सर पाया होगा कि इंसर्ट करना उस समय थोड़ा मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम बॉडी में उतनी पावर नहीं थी, तो आपको लगता था कि कोई बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। क्लियर? जैसे जैसे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर आपको वो फोर्स महसूस होना कम हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी की पावर थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बचपन में अक्सर आपने महसूस किया होगा कि वो फोर्स आपको क्या लगती थी, काफ़ी ज़्यादा लगती थी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी वेसल में, किसी छोटे से वेसल को डालने पर या किसी मग को इंसर्ट करवाने पर, सपोज आपका कोई स्क्वायर फॉर्म में, क्यूबिकल फॉर्म में आपके पास कोई वेसल है, इसको इस तरीके से दिखा देते हैं क्यूबिकल फॉर्म में। अब आप क्या करो, उसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर? आप इसको पूरा इमर्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अपने हाथों पर क्या फील होता है कि कोई चीज़ है जो इसको ऊपर को धकेल रही है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स में ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये चीज़ जो आपको महसूस होती है ऊपर की तरफ, जो आपको फोर्स महसूस होता है, इसी को हम कह देते हैं, फेनोमेना को कह देते हैं बॉयंसी। ध्यान रखिए, फेनोमेना को कह देते हैं बॉयंसी। और इस फोर्स को क्या कहते हैं? इस फोर्स को कह देते हैं बॉयंट फोर्स। फेनोमेना को कह देते हैं बॉयंसी और फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स। वह फोर्स जो आपको महसूस होती है जब आप किसी चीज़ को इमर्स करते हो किसी भी लिक्विड में। क्लियर? अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय योर हैंड or whatever part of your body you are using to immerse it, okay, that upward force is called as buoyant force। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है that what is the direction of buoyant force। तो ध्यान रखिए, buoyant force की डायरेक्शन क्या होती है? अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड। डाउनवर्ड buoyant हो ही नहीं सकता। क्लियर? buoyant force is always in the upward डायरेक्शन। तो buoyant force होता क्या है? वो फोर्स जो आपको महसूस होती है जब आप किसी चीज़ को लिक्विड में इमर्स। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको वाटर वर्ड पे पर्टिकुलरली वाटर को नहीं कहना है। मोस्टली पीपल थिंक दैट this property is based on water only. Why? Because most of the examples that are given to you in the school is of water only, but it is not the property of water alone, it is the property of all liquids। हर लिक्विड ये प्रॉपर्टी शो करता है कि इमर्स करने पर ये चीज़ों को क्या करता है, ऊपर की तरफ पुश करता है। तो यहाँ पर आपको फ्लोटेशन वाला पार्ट अब क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई चीज़ फ्लोट कब करेगी? देखिए, दो तरह की फोर्सेज हैं। एक तो है डाउनवर्ड फोर्स, जिसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हो, प्लस जो आप अपनी बॉडी के थ्रू उसको इमर्स करने पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो, वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है? तो एक होती है डाउनवर्ड फोर्स जो चाहती है कि ये बॉडी क्या कर जाए, डूब जाए। एक होती है अपवर्ड फोर्स, जिसको आप कह देते हो बॉयंट फोर्स। तो यहीं से क्लियर होता है कि चीज़ डूबेगी या वो चीज़ तैरेगी। कैसे पता चलेगा? अ बॉडी विल फ्लोट इफ डाउनवर्ड फोर्स इज लेस देन अपवर्ड फोर्स। अगर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, मतलब नीचे से ज़्यादा धक्का मिल रहा है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगी, फ्लोट करेगी। डेंसिटी के टर्म्स में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्लोटेशन के केस में हम डेंसिटी को यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ यू वुड बी थिंकिंग दैट वी हैव टेकन आउट द रीजन फॉर दिस ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। वो भी सही है। डेंसिटी क्या होती है आपकी? किसी चीज़ की डेंसिटी जब वाटर की डेंसिटी से ऊपर निकल जाती है तो वो डेफिनेटली डूब जाती है, जैसे आपकी आयरन नील का एग्जाम्पल आपने पढ़ा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। क्लियर? वाटर की डेंसिटी होती है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर किसी चीज़ की डेंसिटी 1 ग्राम से ऊपर निकल गई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ऊपर निकल जाती है, तो वो क्या कर जाती है आपकी, डूब जाती है। और जैसा आपने आइसबर्ग या आइस का एग्जांपल देखा है, तो 0.9 अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, उसकी डेंसिटी होती है, जो होती है लेस देन वाटर, इसलिए वो तैर जाती है। वो है डेंसिटी के बेस पे जो आप पढ़ते हो। यहाँ पर अगर हम फोर्सेस के टर्म्स में बात करें, तो अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगी, मतलब अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी और डाउनवर्ड फोर्स लेस होगी, तो चीज़ फ्लोट कर जाती है। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? अगर आपकी डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है और इसको ज़्यादा बॉयंट फोर्स नहीं मिल रहा, इसको ज़्यादा बॉयंट फोर्स नहीं मिल रहा, तो ये क्या कर जाएगी, सिंक कर जाए। तो आप ये भी कह सकते हो कि आयरन नेल को डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा महसूस होती है या उसको डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होती है मैग्नीट्यूड में। इस कारण क्या होता है, नेल आपकी सिंक कर जाती है। आयरन नेल एक्सपीरियंसेस मोर डाउनवर्ड फोर्स इन कंपैरिजन टू अपवर्ड फोर्स, दैट इज व्हाई इट सिंक्स। अदरवाइज इफ यू टॉक अबाउट आइसबर्ग और आइस के बारे में बात करें, सो आइस विल एक्सपीरियंस मोर अपवर्ड फोर्स, यानी बॉयंट फोर्स को ज़्यादा है कंपेयर टू डाउनवर्ड फोर्स, इसलिए वो क्या कर जाती है, फ्लोट कर जाती है। इसमें आप एक और एग्जांपल आयरन शिप का भी ले सकते हो। आयरन शिप तैर जाती है क्योंकि अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है। आयरन नील डूब जाती है क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स
ज़्यादा है। डेंसिटी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और बॉयंट फोर्स के टर्म्स में। तो ध्यान रखिए, बॉयंट फोर्स वह फोर्स है जो हमेशा कहाँ लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जब हम किसी चीज़ को किसी लिक्विड में इमर्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बॉयंट फोर्स हो जाती है ज़्यादा, मोर देन डाउनवर्ड फोर्स, और इफ देयर इज नो डाउनवर्ड फोर्स मीन्स अगर आप उसको इमर्स नहीं कर रहे हो तो नेचुरली डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाती है, उसका वेट। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आप इमर्स नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स जीरो, नहीं, उसका वेट ही क्या हो जाएगा, उसकी डाउनवर्ड फोर्स, जिसको हम कह देते हैं m मल्टीप्लाइड बाई जी, एम जी। दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, F इक्वल टू एम जी। अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हो तो ये फोर्स तो उस पर लगती ही है। अगर एम जी फोर्स यानी डाउनवर्ड फोर्स को आप एम जी भी कह सकते हो अलोन, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हो, अगर एम जी की वैल्यू हो गई ज़्यादा तो सिंक कर जाएगा, लेकिन एम जी की वैल्यू निकली कम और अपवर्ड फोर्स निकली ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर चीज़ उसमें तैर जाएगी। तो डिपेंड करेगा आपकी कोई चीज़ कितनी डेंस है। जैसे आप ले लो मरकरी, तो मरकरी क्या है, डेंस है। देखिए पता कैसे चलेगा आपको कि बॉयंसी किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। देखिए जो चीज़ जितना डेंस होगा उसकी क्या होगी, बॉयंसी उतनी ज़्यादा होगी। ध्यान रखिए, उतनी बॉयंसी ज़्यादा होगी। जैसे सिंपल अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप बात करते हो वाटर की और आप बात करते हो हनी की, तो डेफिनेटली हनी की बॉयंसी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हनी ज़्यादा डेंस होता है और वाटर उतना डेंस नहीं होता है। क्लियर? तो इसका मतलब बॉयंसी ज़्यादा हनी की है। क्यों है? क्योंकि हनी के एटम्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं अगर आप सेम वॉल्यूम लेते हो वाटर का और हनी का। सपोज करिए आपने वाटर का इतना सा वॉल्यूम लिया और आपने हनी का इतना सा वॉल्यूम लिया, बराबर, दोनों का बराबर वॉल्यूम लिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपको नंबर ऑफ एटम्स डेफिनेटली ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एटम्स क्या होते हैं, डेंस होते हैं। क्लियर? डेंस होने के कारण नंबर ऑफ एटम्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा तो बॉयंसी भी ज़्यादा। यही कारण है कि आपके डेड सी में आदमी तैर जाता है, डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि डेड सी में आपने क्या मिला रखा है, सॉल्ट। सॉल्ट मिलाने से आपको क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो गए, इससे क्या हो गया, आपका बॉयंसी की वैल्यू बढ़, मतलब आपने उसको डेंस कर दिया। क्लियर? आपने उसको कंसंट्रेट करने की कोशिश कर दी, क्या डालकर, सॉरी, क्या नेचुरली उसमें होने के कारण, सॉल्ट। इसलिए क्या होता है, बॉयंसी आपको ज़्यादा मिलती है, बॉयंसी ज़्यादा मिलती है तो आप तैर जाते हो। क्लियर? एक और एग्जांपल आता है आपके पास, दैट व्हाई इट इज इजी टू स्विम इन सी वाटर कंपेयर टू रिवर वाटर। सी वाटर में तैरने में आपको ज़्यादा आसानी होती है, रिवर वाटर में थोड़ा मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट घुला होता है। इससे क्या होता है, आपको एक बॉयंसी नेचुरली मिल जाती है। नेचुरली बॉयंसी आपको मिलेगी तो आप तैरोगे, आपको तैरने में मदद मिलेगी। लेकिन रिवर में कोई नमक घुला नहीं होने के कारण आपको वो बॉयंसी फैक्टर नहीं मिलता जो आपको किससे मिल जाता है, सी से मिल जाता है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, दैट व्हाई इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर, व्हाई, बिकॉज बॉयंट फोर्स इज मोर इन सी वाटर। समुद्र के पानी में बॉयंसी ज़्यादा मिलेगी और नदी के पानी में आपको बॉयंसी कम मिलेगी। क्लियर? तो बॉयंसी क्या है, अपवर्ड फोर्स जो आपको क्या करती है, जो आपको फ्लोट करने में मदद करती है या किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने में मदद करती है। अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखिए, जो आपके पास है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को पानी में डुबाते हो, आप किसी चीज़ को पानी में डुबाते हो तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है वही उसका वॉल्यूम होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको ऐसा वेसल लेना है जो कुछ इस तरीके से भरा हो कि उसमें अगर एक बूंद भी पानी चले जाए तो वो क्या कर जाएगी, बाहर स्पिल हो जाएगी, बाहर गिर जाएगी। ऐसे वेसल की बात की जा रही है। तो ऐसा वेसल आपको लेना, सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी नोट है, ठीक है, जहाँ से क्या होगा, पानी बाहर आ सकता है। तो आपने इसको कहाँ तक भर दिया, उस लेवल तक जिस लेवल पे अगर आप इस पर अगर और पानी डालोगे तो सीधे बाहर आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फिर हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी चीज़ जिससे इमर्स करते हैं तो इमर्स करने से पहले यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक एम्प्टी वेसल। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ को इमर्स किया है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ पानी कलेक्ट हो जाता है। तो हम क्या पाते हैं, देखिए अगर मान इसका नाम वी डैश है और ये वी डबल डैश है। वी डैश मतलब, वी डैश का मतलब आपने क्या कर दिया, कुछ वॉल्यूम आपको मिल गया किसका, स्पिल्ड वाटर का। माना वी डैश है होल वाटर, इससे पहले जो होल इसका वॉल्यूम था वो वी डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो आप पाओगे कि वी डैश यानी इस पानी का वॉल्यूम वही है जो किसका वॉल्यूम है, ऑब्जेक्ट का। किस ऑब्जेक्ट का, जिसको आपने इमर्स
किया है। एक तरीका तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने का ये है कि ऑब्जेक्ट को डुबाने पर, ऐसे बर्तन में जहाँ पर ऑलरेडी वो कंप्लीटली फिल्ड हो, ऐसे बर्तन में अगर आप किसी चीज़ को डुबाते हो तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा वो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये तो एक तरीका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने का। दूसरा वाला पॉइंट ये कहता है कि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वही होगा जो आपको बॉयंसी मिलने वाली है। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो हम थे यहाँ पर बॉयंसी पर। हमने कहा कि एक तरीका तो ये है समझने का, दूसरा तरीका है आपका बॉयंसी के बेस पे। तो पहला तरीका तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आप ले रहे हो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है। सेकंड है आपका बॉयंसी वाले बेस पर। मैंने कहा कि जितना आपका ये वॉल्यूम है, ये एक्चुअली है क्या, अपवर्ड फोर्स के कारण। ठीक है। अपवर्ड फोर्स क्या होती है, mg। ठीक है। और mg को हम कह दे रहे हैं बॉयंसी। इसका मतलब बॉयंसी क्या, अपने में एक फोर्स है, ये आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। बॉयंसी क्या, बॉयंसी क्या आपका फोर्स है। तो ये कह रहा है कि जितना भी आपका वेट है इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, ये है उसका सेकंड पार्ट आर्किमिडीज को समझने का। ये कह रहा है कि जितना वेट होता है किसी भी लिक्विड का वो इक्वल होता है इस एफ के। जितना भी वेट डिस्प्लेस हुआ है वो होता है आपके एफ के। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों दिखाया है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, वेट का। मैंने यहाँ पर वेट लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि mg क्या होता है फॉर्मूला वेट का। अगर आप सिंपल m लिखते हो दैट इज मास, लेकिन जैसे इसमें ग्रेविटी वाला फैक्टर जुड़ जाता है फिर ये क्या बन जाता है, वेट। क्लियर। तो mg यानी वेट, और वही क्या है आपकी बॉयंसी। तो ये कह रहा है कि जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर। और ये फोर्स कौन सी है, बॉयंसी। तो ओवरऑल अगर हम इसको एक तरह से सम करते हैं तो इसका मतलब ये है द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि मैं डायरेक्ट वेट इक्वल टू बॉयंट फोर्स क्यों नहीं लिखा। मैंने डायरेक्ट वेट इक्वल टू बॉयंट फोर्स इसलिए नहीं लिखा, फिर वो सिंपल आपका स्टेटमेंट हो जाता कि स्टेटमेंट हमने लर्न करना है। आपको पता होना चाहिए कि बॉयंट फोर्स आया कहाँ से, क्योंकि पहला फैक्टर तो ठीक है, आर्किमिडीज के पहले स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, दैट द वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। जितना उसका वॉल्यूम उतना वो लिक्विड डिस्प्ले। ये तो सिंपल सा पार्ट है। दूसरा पार्ट ये कहता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सी है, बॉयंसी, सॉरी बॉयंट फोर्स, बॉयंसी फेनोमेना है, बॉयंट फोर्स। और वेट आपको पता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट वेट इक्वल टू एफ, और एफ क्या आपका बॉयंट फोर्स। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है मेन जो आपको याद रखना है कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स या इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स। ये है उसको समझने का दूसरा तरीका। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फिर से समझिए। दो पॉइंट्स, दो तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। देखिए, पहले वाले में आपको ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है, दूसरे में आपको ऑब्जेक्ट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिक्विड डिस्प्लेस्ड पार्ट को कंसीडर करते हो। तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। सेकेंड पार्ट कहता है कि बॉयंसी इज इक्वल टू द वेट। क्लियर, बॉयंसी इज इक्वल टू द वेट। अगर हम इसको सिंपल से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहिए तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। पहला पार्ट आपका क्या था, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को देखिए जरा। पहला पार्ट जो कह रहा है, मतलब पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, जिस ऑब्जेक्ट को आप इमर्स कर रहे हो। ठीक है। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि वेट इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स, जिसको आप कह देते हो अपवर्ड फोर्स। ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको दिखाया गया है अपवर्ड फोर्स, जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो इस तरीके से आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ सकते हो। आपने दो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस इसलिए किए हैं क्योंकि क्वेश्चन इस बेस पे भी आ सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है तो बताइए उसका वॉल्यूम क्या होगा। एक स्पेस पे भी आ सकता है, या सेकंड के हिसाब से भी आ सकता है। आपको कह दिया जाएगा कि अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इज दिस मच, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको दोनों ही स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए ताकि क्वेश्चन कैसे बने आप उसका आंसर
कर सको। हो सकता है आपको वेट दे दिया जाए तो आपसे अपवर्ड फोर्स पूछ ली जाए, या फिर आपको वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड दे दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए वेट क्या है या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है। तो 2 पॉइंट्स लास्ट टाइम एक और बार इसको रिकॉल करते हैं। पहला स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, या सिंपली हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। सेकंड पार्ट कहता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, जितना उस पर बॉयंट फोर्स लग रहा है उतना ही उसका क्या होने वाला है, वेट। ये है आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इसलिए मैंने आपको पहले अपवर्ड फोर्स बताया, बॉयंसी समझाई, ताकि आप उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझ सकें। अगर मैं पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको बता देता, उसमें बॉयंट फोर्स आता तो फिर समझ नहीं आता। तो इसलिए हमने पहले क्या कर लिया, हमने पहले बॉयंट फोर्स को क्लियर कर लिया कि बॉयंट फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स है। और आर्किमिडीज ने क्या कहा कि जो बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई ऑब्जेक्ट, वो होता है उसके वेट के बराबर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस चीज़ को समझ सकते हो। लास्ट पार्ट जो आपका है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपका, देखिए इसमें आपका एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए रिलेटिव डेंसिटी में आपको सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि वाटर की डेंसिटी होती कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ इट्स सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट। तो आपको याद रखना है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आपको याद रखना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इन पे भी आपके सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सीजीएस में इसकी यूनिट क्या है और सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या है और एसआई में इसकी यूनिट इसकी वैल्यू क्या है। सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ द वैल्यूज, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब वर्ड आता है रिलेटिव डेंसिटी। तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, देखो जहाँ पर भी आपका वर्ड जुड़ जाता है रिलेटिव, केवल यहाँ ही नहीं, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड भी आप सुनते हो कई बार कि रिलेटिव स्पीड क्या है। तो रिलेट करने का मतलब होता है, सिंपली आपको याद रखना है, इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है। जहाँ पर भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वर्ड यूज़ कर लेते हैं रिलेटिव। वी आर रिलेटिंग अ थिंग टू सम अदर थिंग। ओके, किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करना जब किया जाता है तो हम उसे वर्ड जोड़ देते हैं रिलेटिव। अब अगर आप स्पीड का कंपैरिजन कर रहे हो किसी और स्पीड से तो आप कह देते हो रिलेटिव स्पीड। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब किसी डेंसिटी का कंपैरिजन करने वाले हैं हम किसी और डेंसिटी से, तो उसको कह देते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो होती है आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर। इसीलिए डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखना ज़रूरी है, उसकी वैल्यू। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी होता है आपका, देखिए किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, सब्सटेंस डेंसिटी विद डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। जब आप तुलना करते हो किसी भी चीज़ की डेंसिटी की किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो आप उसको कह देते हो रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर, पहले समझिए, रिलेट का मतलब कंपैरिजन करना, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटीज का कंपैरिजन करना। और हमारी स्टैंडर्ड हमने क्या ले रखा है, हमने ले रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब हम किसी चीज़ की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, हम उसे कह देते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। तो देखिए जब आप किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हो तो आपके पास वर्ड आते हैं जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो आपने जब भी ये वर्ड अपनी लाइफ में यूज़ करे होंगे तो आपने कभी इनके पीछे यूनिट नहीं लगाई। जैसे आपने कह दिया कि उसकी उम्र उसकी दुगना है, तो दुगना के साथ आप कोई यूनिट यूज़ नहीं करते। क्लियर, तो ध्यान रखिए जब भी आप कंपैरिजन करते हो या किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करते हो, रिलेटिव वर्ड जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आपका आंसर सीधे क्या बन जाता है, नो यूनिट। कंपैरिजन में कोई यूनिट होती ही नहीं। क्लियर, जैसे सपोज करिए मैं इस बोर्ड की लंबाई को नापना चाहता हूँ किसके हिसाब से, इस मार्कर के हिसाब से, तो मैं कह दूंगा 3 गुना, 2 गुना या 4 गुना, कुछ इस तरीके से, यूनिट नहीं लगाऊंगा। क्लियर, सो रिलेटिव डेंसिटी की भी यूनिट नहीं होती है। और रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, जब आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर कर देते हो किसी डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। सपोज करिए आपको दे दिया अ सब्सटेंस वाई
हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। वाई की डेंसिटी आपको दी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो बताइए इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, तो आपको पहले तो ये देखना है कि इसकी यूनिट है क्या। इसकी यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर के हिसाब से क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइए निकालते हैं इसकी आर डी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, यहाँ से आप देख लीजिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने लिख दिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगेन इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो आंसर क्या आ जाएगा, द आर डी इज 13.6। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और ऑप्शन में आपको हो सकता है कि इसके साथ कुछ यूनिट भी दे दें, ऐसे भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। 13.6 ग्राम दे दिया या 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, क्लियर, वो इस तरीके से भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी है तो यूनिट तो होगी ही नहीं। अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो सीधा आंसर वही हो जाना है जिसमें कोई यूनिट ही ना हो, क्लियर। अब सपोज करिए यही क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से। देखिए सपोज यही क्वेश्चन है लेकिन हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। कैसे, आपको दिया गया है कि y की डेंसिटी कितनी है 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बताइए कि इसकी आर डी क्या है। तरीका वही है, सिर्फ आपने क्या करना है, डेंसिटी बदल जाएगी वाटर की। क्यों, क्योंकि अब की बार जो आपके पास यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो आपको इसी चीज़ से उसको रिलेट करना। ध्यान रखिए जब यूनिट एक समान होती है तभी आप क्या करते हो, यूनिट को ओमिट कर देते हो, क्लियर। कंपैरिजन तभी तो करोगे, कंपैरिजन सेम क्वांटिटीज़ के बीच होता है, क्लियर। सेम क्वांटिटीज़ के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको, उसी को तो हम कंपैरिजन कहते हैं। आप मीठे का कंपैरिजन नमकीन से नहीं कर सकते, क्लियर। कोई चीज़ कितनी मीठी है कैसे पता चलेगा, जब दो आप मीठी चीज़ों का कंपैरिजन करते हो, क्लियर। हाइट का हाइट से ही कंपैरिजन हो सकता है। देखिए इसमें कोई लॉजिक ही नहीं, अगर आप मास का कंपैरिजन कर रहे हो वॉल्यूम से, क्लियर। 2 किलोग्राम का कंपैरिजन कर रहे हो आप 30 सेंटीमीटर क्यूब से, ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर। इसलिए इसमें आपको रीज़न पता होना चाहिए कि यूनिट ओमिट क्यों होती है, क्योंकि सेम यूनिट होती है तो यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप यहाँ कंपैरिजन कर रहे हो तो ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मास का कंपैरिजन कर रहे हो सपोज वॉल्यूम से, क्लियर। हाइट का कंपैरिजन कर रहे हो वॉल्यूम से, क्लियर। एक डेंसिटी का कंपैरिजन कर रहे हो किसी और चीज़ के वॉल्यूम से, या फिर आप डेंसिटी का कंपैरिजन कर रहे हो मास के साथ, तो इनका कोई कंपैरिजन निकलेगा ही नहीं। कंपैरिजन निकलता है सेम क्वांटिटीज़ के बीच में, इसीलिए हम क्या करते हैं, यूनिट को ओमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आपको इसी के जैसा लाना पड़ेगा, मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर। अब निकालते हैं इसकी डेंसिटी आने वाली क्या है, देखिए सॉरी रिलेटिव डेंसिटी आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी है 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन वाटर की कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। I hope till this point you are satisfied with what I have written। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद देखिए हम 1000 को लिख सकते हैं 10 to the power 3, लेकिन ये है आपका डिनोमिनेटर में जाएगा कहाँ, न्यूमरेटर में। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, क्योंकि 3 आपके पास क्या है 0 है, लेकिन अभी ये नीचे है तो +3, ऊपर जाके -3 होगा, तो आंसर क्या आने वाला है 13.6 इंटू 10 to the power -3। आगे कोई भी यूनिट नहीं लिखनी है क्योंकि ये क्या है आपकी रिलेटिव डेंसिटी है। तो ये था आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, थ्रस्ट, प्रेशर, बॉयंसी क्या होती है, बॉयंट फोर्स क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड इट्स रिलेशन विद वेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स, वो हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसकी क्या यूनिट होती है, इसकी कोई यूनिट होती ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए डेंसिटी की यूनिट होती है, क्योंकि डेंसिटी कंपैरिजन नहीं है। देखो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं तो डेफिनेटली यूनिट आएगी, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हो सेम क्वांटिटीज़ के बीच में तो आपको यूनिट ओमिट कर देनी पड़ती है, यानी उसमें कोई यूनिट नहीं होती। तो लास्ट था आपका रिलेटिव डेंसिटी। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, जिसके बेस पर आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो टिल देन कीप गोइंग, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।